国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, यह है चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी पसंद प्रस्तुत किया जाएगा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। ब्रिक्स के विकास के प्रति शी जिनपिंग की चीन योजना का दूरगामी प्रभाव है। वांग यी ने इंडोनेशिया के चीन के प्रति सहयोग के नेता के साथ वीडियो वार्ता की और श्रीलंका ने फिर आपातकाल की घोषणा की। अब आप अखिल पारस से सुनिए आज के पूरे समाचार। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 14 नवंबर 2019 को ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में आयोजित हुआ था, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सहयोग का नया अध्याय जोड़ने के लिए हाथ मिलाए शीर्षक महत्वपूर्ण भाषण दिया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि ब्रिक्स देशों को अपनी उचित जिम्मेदारियों का प्रदर्शन करना चाहिए, बहुपक्षवाद की वकालत और अभ्यास करना चाहिए और शांतिपूर्ण व स्थिर सुरक्षा वातावरण तैयार करना चाहिए। बहुपक्षवाद पर शी के व्याख्यान ने न केवल ब्रिक्स सहयोग के लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि 2006 में स्थापित ब्रिक्स तंत्र के दूसरे स्वर्णिम दशक में निरंतर और मजबूत प्रेरक शक्ति लगाई है। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी के दुनिया भर में फैलने से पहले ब्रिक्स देशों के नेताओं के बीच हुआ अंतिम बार आमने सामने वाला सम्मेलन था। ब्राजील के चीन अध्ययन केंद्र के निदेशक रोनी लिंस ने कहा कि शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तुत बहुपक्षवाद का अभ्यास करने और एशिया प्रशांत साझे भाग्य समुदाय और मानव साझे भाग्य समुदाय के निर्माण की अवधारणा व प्रस्ताव आज तक बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुपक्षवाद, जिसकी शी जिनपिंग लंबे समय से वकालत करते आ रहे हैं, नए युग में विकसित होने का सबसे अच्छा तरीका है। मौजूदा वैश्विक स्थिति में हमने वैश्वीकरण में कई समस्याओं का सामना किया है और सामाजिक असमानता बहुत बढ़ रही है। बहुपक्षवाद का विचार सभी देशों को स्पष्ट लक्ष्यों के साथ एकीकृत कर सकता है, व्यावहारिक अनुभव साझा कर सकता है और आर्थिक सामाजिक प्रगति व सतत विकास को बढ़ा सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लीचे ने 6 मई को घोषणा की कि दक्षिण कोरिया सरकार के निमंत्रण पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष प्रतिनिधि और उप राष्ट्र अध्यक्ष वांग शीशान मंडल लेकर 10 मई को सियोल में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति युन सोक योल के पद ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 6 मई को इंडोनेशिया के चीन के प्रति सहयोग के नेता समन्वय मंत्री लुहुत बिनसर पंजैतान के साथ वीडियो वार्ता की। वांग यी ने वार्ता में कहा कि चीन और इंडोनेशिया सच्चे दोस्त और विश्वसनीय साझेदार हैं। चीन इंडोनेशिया के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और समुद्री सहयोग की विशेषता वाले द्विपक्षीय संबंधों के नए पैटर्न को गहरा करने, दोनों देशों की विकास प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का बेहतर ढंग से पारस्परिक सामना करने और विश्व शांति व विकास में और बड़ा योगदान देने को तैयार है। वांग यी ने बताया कि चीन टीकों के स्थानीय उत्पादन में सहयोग करने, टीकों और चीन के संयुक्त अनुसंधान केंद्र बनाने और कच्चे माल जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग करने के लिए दोनों पक्षों की कंपनियों का समर्थन करता है, ताकि महामारी के बाद के काल में दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ाया जा सके। वांग यी ने व्यक्त किया कि चीन इंडोनेशिया के साथ संयुक्त रूप से जकार्ता बांडुंग हाई स्पीड रेलवे के निर्माण को बढ़ावा देने, समुद्री सहयोग को बढ़ाने, हरे विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच बेल्ट एंड रोड का उच्च गुणवत्ता वाला सह निर्माण करने को तैयार है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के चंद्र अन्वेषण और एरोस्पेस इंजीनियरिंग केंद्र ने 6 मई को कहा कि मंगल ग्रह पर सर्दियों का आगमन हो चुका है। अनुमान है कि जुलाई मध्य में और अंत से मंगल का उत्तरी गोलार्ध वर्ष के सबसे ठंडे समय में प्रवेश करेगा।
चीन का जूरोंग मार्स रोवर सर्दियों के लिए तैयार है। इंजीनियरिंग टीम ने जूरोंग मार्स रोवर के लिए 4 उपाय तैयार किए हैं जो यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जूरोंग मार्स रोवर मंगल ग्रह की सर्दी और रेत के तूफान जैसे चरम मौसम में सुरक्षित रूप से जीवित रह सके। चीनी समानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना के कार्यालय के अनुसार थियनचो 4 कार्गो अंतरिक्ष यान और चांगचंग 7 Y5 रॉकेट के संयोजन को 7 मई को प्रक्षेपण क्षेत्र में लाया गया है। अब दक्षिण चीन के हाइनान प्रांत स्थित वनचांग प्रक्षेपण केंद्र में उपकरण अच्छी स्थिति में है। प्रक्षेपण से पहले योजना के अनुसार सभी जांच और परीक्षण किए जाएंगे। थियनचो 4 कार्गो अंतरिक्ष यान की 4 मुख्य क्षमता है। वह थियनकोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रणोदक की आपूर्ति कर सकता है। थियनकोंग अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत और सुधार करने के लिए उपकरण पहुंचा सकता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचा सकता है और अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोग के उपकरण और सामान पहुंचा सकता है। बताया जाता है कि थियनचो 4 कार्गो अंतरिक्ष यान के थियनकोंग अंतरिक्ष स्टेशन में जाने के बाद क्रमशः संचो 14 व 15 समानव अंतरिक्ष यान और वनथियन व मंगथियन प्रायोगिक कैबिन का स्वागत करेगा और अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य भाग का निर्माण का साक्षी बनेगा। चीन के क्वांगशी जुआंग स्वायत्त प्रदेश स्थित पेपू खाड़ी आर्थिक क्षेत्र चीन और आसियान देशों के साथ भूमि पर आदान प्रदान का हब है। हुआयुआन धातु रसायन कंपनी इसमें स्थित है जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई। कंपनी उच्च शुद्धता वाले दुर्लभ धातु सुरमा का उत्पादन करती है जिसकी बैटरी प्लेट और बेरिंग मिश्रित धातु आदि में व्यापक प्रयोग होता है ताकि इसकी कठोरता बढ़ सके। कंपनी हर साल 15,000 टन के धातु सुरमा का उत्पादन करती है। हालांकि उत्पाद परंपरागत है लेकिन हुआयुआन कंपनी का कौशल दुनिया की प्रथम पंक्ति में है। महामारी की वजह से कंपनी के निर्यात पर प्रभाव पड़ा लेकिन सरकार की उदार नीति से दबाव कम हुआ। वर्ष 2021 से हुआयुआन कंपनी को 28,20,000 युआन की वापसी कर मिला। करीब 50 लाख युआन के अनुसंधान और विकास व्यय की छूट दी गई और 2 लाख से अधिक युआन का टैक्स स्थगित किया गया। आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में चीन की 31,000 निर्माण कंपनियों को 1 खरब 32 अरब 20 करोड़ युआन का वापसी दर मिला। हाइब्राइट मेडिकल कंपनी पेचिंग में स्थित है जो मुख्यतः मोतियाबिंद के इलाज के लिए इंट्राक्युलर लेंस का उत्पादन करती है। वर्ष 2021 में कंपनी की आय 40 करोड़ युआन से अधिक रही। कंपनी के उत्पादों से सूडान, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका आदि 20 से अधिक देशों को रोगों को लाभ मिला। वर्ष 2020 में कंपनी के 2.2 करोड़ युआन से अधिक अनुसंधान और विकास व्यय की छूट दी गई और 40 लाख युआन के सामाजिक सुरक्षा शुल्क का खर्च कम किया गया। बचाए गए पैसे सब तकनीक सुधार में डाला गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के प्रेस और मीडिया कार्यालय ने 6 मई की शाम को कहा कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने उसी दिन मध्य रात्रि से आपातकाल की स्थिति लागू करने की घोषणा की। राष्ट्रपति भवन के प्रेस और मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करने और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए आपातकाल की स्थिति लागू की जाती है। गोटबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल की शाम को पूरे देश में सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी और 5 अप्रैल की शाम को रद्द करने की घोषणा की थी। हाल ही में श्रीलंका में लगातार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार देश के सामने आ रहे आर्थिक संकट का जल्द समाधान करे। 6 मई को व्हाइट हाउस की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए नए दौर की सुरक्षा सहायता की घोषणा की जो यूक्रेन को अधिक तोप व गोला बारूद, रडार और अन्य उपकरण देगा। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका कांग्रेस द्वारा अधिकृत हथियारों और उपकरणों को यूक्रेन भेजना जारी रखेगा। बाइडेन के मुताबिक नए दौर की सुरक्षा सहायता ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के लिए अमेरिका द्वारा तैयार की गई धनराशि को लगभग समाप्त कर दिया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका और यूक्रेन के अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदार यूक्रेन में हथियार और गोला बारूद देना जारी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 6 मई को बयान जारी कर यूक्रेन की शांति व सुरक्षा बनाए रखने पर गहरी चिंता जताई। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उसी दिन बताया कि रूसी सेना का मुठभेड़ से पहले के स्थान पर लौटना यूक्रेन रूस सामान्य वार्ता का पहला कदम होगा।